हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूनम और मेरे चैनल सक्सेस विद स्पिरिचुअलिटी पर आप सबका स्वागत है। आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन संसाधन और विकास कर रहे हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंट लाइनें होती हैं, जो आपके एग्ज़ाम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपने एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए इन इम्पॉर्टेंस लाइनों को मैं कवर कराती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आ सकता है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन क्या होता है, हमारी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उनका जो भी आवश्यकताएं हुई, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए जो हम वस्तु उपलब्ध जो हमारे हमारे पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं, ठीक है, और उसे हम उसको बनाने के लिए हमें प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, और आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, तो वो सब क्या है, आपके संसाधन है। ठीक है, अब जो है ये क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मानव जो है ना, किन तीन क्रियाओं के बीच में अंतर संबंध रहता है। वो तीन चीज़ें कौन सी है आपकी? भौतिक यानी कि भौतिक पर्यावरण यानी कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी और संस्था इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इन सब के बीच में एक अंतर संबंध रहता है। ठीक, अगली बात समझिए इनके बीच में अंतर संबंध। और फिर आएगा आपके पास कि जो संसाधन है जो हमारे पास उपलब्ध है, उनको उत्पत्ति के आधार पर दो चीज़ों में डिवाइड कर रखा है। संप्राप्यता के आधार पर यानी कि हमें किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं उसे। ठीक है, उन्हें दो तरीके से, स्वामित्व के आधार पर हमें चार तरीके से, और विकास के स्तर के आधार पर चार तरीकों से विभाजित कर रखा है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव, संप्राप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अवनवीकरणीय योग्य। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर पर आधार पर संभावित, विकसित, भंडारण और संचित कोश। ठीक है, ये डायग्राम और देख लो, क्योंकि ये डायग्राम से आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। संसाधन दो तरीके से, ठीक है, दो इसके भाग हुए, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक के भी दो भाग हैं, एक है नवीकरणीय जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और अविनवीकरणीय यानी कि जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो नवीकरणीय योग्य दो है, एक है सतत, ठीक है, प्रभाव के रूप में यानी कि वो हमेशा रहेंगे, जैसे जल और पवन। और जैव में आपका प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव। ठीक है, और अभिनवीकरण में दो थे, एक पुनः चक्रीय, जैसे कि धातु, कोई भी धातु है हम उसका दोबारा से रिसाइकिल करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक है, दूसरा है आपका अचक्रीय, जिनका कोई चक्र नहीं बना पाते, यानी कि एक बार वो खत्म हो गया तो खत्म हो गया। ठीक है, फिर आपके मानवीय में दो चीज़ें थी, संरचना, संचय और मात्रा एवं गुणवत्ता। तो आप ये ज़रूर याद रखिए कि पुनः चक्रीय और अचक्रीय किसके दो भाग है, वह है अभिनवीकरणीय। और अगर आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा कि पुनः चक्रीय कौन सी है, क्या चीज़ है निम्न में से, तो आप बताओगे धातु है। अचक्रीय जरूर पूछा जाता है, तो अचक्रीय याद रखना, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, यही आपको इसमें एक्सप्लेशन दे रखी है कि हाँ किसको कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, जब तो सबको पता है कि जितने भी आपके जीवित हैं, जीवित प्राणी हैं, ये सब लोग क्या हैं आपके जब संसाधन है। ठीक है, इन संसाधनों की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? जीव मंडल से होती है, जिसमें जीवन व्याप्त होता है। अजीव यानी कि जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो क्या है? अजैव संसाधन है। ठीक है, संपर्कता के आधार पर नवीकरणीय योग्य संसाधन थे, बताया था कि उन्हें हम जो है ऐसे संसाधन जिन्हें हम भौतिक या रासायनिक या फिर यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा उन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी सौर या पवन ऊर्जा, वन या जल, वन्य जीव, ये सब। ठीक है, और हम पीछे हमने देखा था कि नवीकरण को हमने दो चीज़ों में भाग कर रखा था। ठीक है, एक तो आपका सतत वाला, ठीक है, और दूसरा था जैव। ठीक है, अभी नवीकरणीय योग्य थे। इसमें इन संसाधनों का जो विकास होता है वो बहुत भू वैज्ञानिक अंतराल यानी कि लंबा समय लगता है इनका विकास होने में। जैसे आपका खनिज, जीवाश्म ईंधन, ये भी दो प्रकार के थे, एक था पुनः चक्रीय, दूसरा था अचक्रीय। पुनः चक्रीय में धातु और अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन। स्वामित्व के आधार पर आपका व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जिसपे निजी व्यक्तियों का स्वामित्व रहता है, अधिकार रहता है, जैसे कि आपकी बाग, चारागाह, तालाब और कुएं। ठीक है, जल इत्यादि। और फिर था आपका सेकंड है आपका सामुदायिक स्वामित्व, जिसमें आपका पूरे समुदाय का ही सभी जितने भी समुदाय के सदस्य होते हैं उनके लिए उपलब्ध होते हैं, जैसे आपकी चारागाह भूमि या फिर शमशान भूमि, तालाब इत्यादि। नगरीय क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक पार्क हो गए, पिकनिक हो गए, ये सारी चीज़ें। ठीक है,
राष्ट्रीय संसाधन में ये कहा जाता है कि देश में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं वो सब क्या हैं, आपके राष्ट्रीय संसाधन हैं। तो और देश की सरकार को ये अधिकार है कि व्यक्तिगत जितने भी, अगर जैसे मान लो किसी व्यक्ति की संपत्ति है खेत, तो उस खेत के बीच में अगर सरकार चाहे तो कोई सड़क की, अगर वो जनहित में है तो उसको वो अधिकृत कर सकती है। ठीक है, तो व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत किया जा सकता है। जैसे आपके जितने भी खनिज पदार्थ है, जल संसाधन है, वन्य जीव है, राजनीतिक सीमाओं के अंदर जितनी भी भूमि है, ठीक है, और साथ साथ में आपके 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र जो भागीय समुद्र में और इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा होते हैं। ये याद रखना कि जितनी भी आपकी समुद्री मील कहाँ तक, वो है 12 समुद्री मील तक एक राष्ट्र के अधीन रहता है ये। ठीक है, तो ये कितना कितना किलोमीटर है, 22.2 किलोमीटर, और कितना मील होगा, 12 समुद्री मील तक जो महासागरीय जो क्षेत्र होगा वो किसके अंडर होगा, उस देश के अंडर होगा। ठीक है, फिर है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में कहा गया कि कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जो कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं जो संसाधन को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, तट रेखा से 200 समुद्री मील तक जो क्षेत्र होगा उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होगा। तो याद रखना, ये 200 समुद्री मील का जो क्षेत्र होगा, दूरी क्षेत्र होगा, उसे अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इससे परे जो है ना किसी भी देश का कोई भी अधिकार नहीं होगा। अगर किसी भी देश को उन संसाधनों का प्रयोग करना है तो हमें जो है ना उन संस्थाओं से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक पॉइंट ये है कि आप जानते हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कि भारत के पास जो अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र है ना, ठीक है, 200 समुद्र मील तक, उससे दूर एक हिंद महासागर में ना महासागर की तलहटी में मैग्नीज ग्रंथियाँ है, तो उनका खनन करने का अधिकार किसके पास है, भारत के पास है। ठीक है, अब विकास के स्तर के आधार पर संभाव्य अधिकार जिन ऐसे संसाधन है जो हमें हमारे प्रदेश में तो मौजूद तो है, लेकिन हमने उनका उपयोग अभी तक नहीं किया है। ठीक है, दूसरा है आपका विकसित संसाधन। जैसे विकसित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनकी उपयोगिता उनका उपयोग जो है ना वो कितना है, उनकी गुणवत्ता कितनी है, उनकी मात्रा सब निर्धारित हो चुकी है, उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। फिर है आपका भंडारण। वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, तो लेकिन हम जो है ना उन तक कभी हम पहुंच नहीं पाए हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी के अभाव में हम उन तक पहुंच नहीं पाए हैं, वो है भंडार। फिर है आपका संचित कोष। संचित कोष जो है ना वो भंडार का ही हिस्सा है। ये पूछा जा सकता है कि इस निम्न में से कौन जो है भंडार का ही हिस्सा है, तो वो है संचित कोष। इसमें कहा गया कि हमारे पास एक तरह से तकनीकी है, हमारे पास तकनीकी ज्ञान है, लेकिन हमने उसका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं किया है, वो आएगा आपका संचित कोष में। ठीक है, फिर है संसाधनों का विकास। संसाधनों के विकास, आपको पता है कि हम जो है ना लगातार संसाधनों का प्रयोग करते चले जा रहे हैं, जिनके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो ये समस्याएं आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इनमें से कौन सी समस्याएं हो रही हैं। ठीक है, ये सब कोटेशन स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग है, इस तरह से। तो सबसे पहले संसाधनों का ह्रास हो रहा है क्योंकि व्यक्ति जो है संसाधनों का उपयोग जो है ना बहुत अधिक मात्रा में कर रहा है। दूसरा चीज़ क्या हो रहा है कि समाज जो है ना दो हिस्सों में बढ़ चुका है। ठीक है, एक ऐसा वर्ग जिसके पास संसाधन है और एक ऐसा वर्ग जिसके पास संसाधन नहीं है। ठीक है, फिर है आपके पास पूरे विश्व के लिए वैश्विक परिस्थिति के संकट पैदा हो गए, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का अवक्षय होना, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण होना, भूमि का निम्नीकरण होना, जो जो भूमि है उसमें जो पोषक तत्व है उसकी कमी होना। तो ये सारी चार समस्या पैदा हो जाएंगी। एक है संसाधनों का ह्रास होना, ठीक है, समाज का दो हिस्सों में बढ़ जाना, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है आपका वैश्विक पारिस्थितिक संकट। ठीक है बेटा, अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि समाज में अगर हम ऐसा क्या करें कि जिससे समाज में है ना विश्व शांति बनी रहे और मानव जीवन की गुणवत्ता बनी रहे, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा करना पड़ेगा, तभी हमारा जो समाज है वो विश्व शांति की ओर जा सकता है। ठीक है, और साथ साथ में हमें जो है ना सतत पोषीय विकास को भी अपनाना पड़ेगा। सतत पोषीय विकास का अर्थ क्या होता है ये पूछा जा सकता है कि विकास
अगर हम कोई भी विकास कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसा विकास करें कि जिससे हमें हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। और हम जो हमने आज तो विकास कर लिया, तो क्या ये विकास आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी है? हम उसकी आवश्यकता को अवहेलना नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस सतत पोषी विकास से कहता है कि हम आज भी अपने लिए विकास कर रहे हैं, लेकिन आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी उतनी ही वो उनकी भी आवश्यकता कि हम उसको नज़रअंदाज ना करें, ठीक है। तो कुछ सम्मेलन हुए थे, ये सम्मेलन ज़रूर याद रखना। जैसे रियो डी जेनरो जो है ब्राज़ील में हुआ था, कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कितने देश शामिल हुए थे पूछा जा सकता है। 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो ब्राज़ील के सम्मेलन में शामिल हुए थे। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन याद रखना, रियो डी जेनरो, ठीक है, कब हुआ था? जून 1992 में हुआ था, ठीक है। सब सीधी सी बात है, वो सब किस लिए इकट्ठे हुए थे? जो भी समस्याएं जो आ रही थी, सामाजिक आर्थिक विकास की जो समस्याएं आ रही थी, पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो समस्या आ रही थी, उनका हल ढूंढने के लिए सभी जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो सब ब्राज़ील में जून 1992 में शामिल हुए थे, ठीक है, ये याद रखना। फिर है आपके पास अब कुछ 21 एजेंडा कब कौन से पृथ्वी सम्मेलन में शामिल हुआ था? तो याद रखना आपका फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1982 में हुआ था, ठीक है। सतत पोषी विकास भी इसी में शामिल था। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास, ठीक है, UNCED, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? कि इसका उद्देश्य है भूमंडलीय सतत पोषी विकास हासिल करना, वही, ठीक है। इसकी कार्यसूची ये है। संसाधन नियोजन आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो देश है ना, कहीं कहीं आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं और कई चीज़ें मिसिंग रहती है। जैसे कि ये याद रखना कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सके कि जैसे जो आपके झारखंड या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो राज्य हैं, उसमें आपको पता है खनिजों और कोयलों की क्या है, बहुत बहुत प्रचुर मात्रा में उसके भंडार है, ठीक है। और साथ साथ में लेकिन यहाँ पर जो है ना बहुत सारे और जो उनकी जैसे गरीबी ज़्यादा है, ठीक है, और एक तो शिक्षा वहाँ पे कम है, तो ये चीज़ें हैं। जैसे कि आपके अरुणाचल प्रदेश में देखो, अरुणाचल प्रदेश में जल जो है बहुत मात्रा में है, लेकिन वहाँ पे जो है मूल विकास की कमी है। राजस्थान में आप देखो पवन और सौर ऊर्जा का बहुत ज़्यादा संसाधन है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन किसकी संसाधन की कमी है? जल संसाधन की कमी है। लद्दाख आप देखो, लद्दाख जो है ना शीत मरुस्थल है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि हमारे देश का शीत मरुस्थल कौन सा है? वो है लद्दाख। यहाँ पर जो है वो अलग थलग पड़ा हुआ है एक तरह से, लेकिन वह जो है सांस्कृतिक विरासत का वो धनी है। लेकिन यहाँ पर जो है जल आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की क्या है वहाँ पर कमी है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें राष्ट्रीय प्रांतीय तथा प्रादेशिक तथा स्थानिक स्तर पर हमें संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, ठीक है। भारत में हम संसाधन नियोजन किस प्रकार से करेंगे? चरण पूछे जा सकते हैं आपसे कि ये चरण बताइए कि ये चरण सही है या गलत है, ये कौन सा चरण जो है फर्स्ट चरण पे आएगा, सेकंड चरण पे आएगा, थर्ड चरण पे आएंगे, ठीक है। तो इसके आपके 3 चरण बता रखे। एक चरण में क्या होगा कि सबसे पहले हम अपने जो भी प्रदेश हैं उनमें किन किन प्रदेशों में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, तो उनकी पहचान करके हमें उनकी क्या बनानी? तालिका बनानी। इस तालिका बनाने के कार्य में हमें 3 कार्य हमारे पास आएंगे, ठीक है। एक कार्य होगा कि हमें सर्वेक्षण करना है, ठीक है, सर्वे करना है, मानचित्र बनाना है, और संसाधन जितने भी संसाधन है उसकी गुणवत्ता तथा मात्रा का अनुभाव लगाकर उसका मापन करना है, ठीक है। सेकेंड में हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी हम संसाधन योजना बनाएंगे उसके लिए हमें पहले एक चीज़ बनानी होगी। वो चीज़ क्या बनानी होगी? हमें उपयुक्त टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा, प्रौद्योगिकी का यूज़ करना होगा, कौशल और संसाधन नियोजन ढांचा हमें तैयार करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ कहते हैं कि जो भी हम संसाधन विकास योजना बनाएंगे, ठीक है, उसका समन्वय हमें राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ करना पड़ेगा। तो 3 चरण है। पहले हमें क्या करना है? अपने संसाधनों की पहचान करके उनकी तालिका बनाना है, ठीक है। तालिका में क्या आएंगे? सर्वेक्षण, मानचित्र और उनके जो संसाधनों की गुणवत्ता है, मात्रात्मकता है, उनका अनुमान लगा के उसका मापन कर रहा है। दूसरी चीज़ में क्या आएगा कि हमें जो है ना हमें जो भी हम विकास योजना बनाएंगे, संसाधन विकास योजना बनाएंगे, तो उसको लागू करने के लिए ना हमें पहले उपयुक्त टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, ठीक है। उपयुक्त टेक्नोलॉजी विकास और संसाधन नियोजन ढांचा हमें तैयार करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ क्या होगी? जो भी हमें संसाधन विकास योजनाएं हैं और जो हमारे राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इनके बीच में हमें समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, ठीक है।
ये बता रखा है कि हमने जो शुरू से जो हमारे पंचवर्षीय योजना थी उनसे हमें प्रयास किया है कि हम संसाधन नियोजन हम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने शुरू से ही इसके लिए प्रयास किए थे। ठीक है, अब यहाँ पर बता रखा है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जो है ना ये आवश्यक है कि वहाँ पे संसाधनों की उपलब्धता हो। और साथ साथ आप देखो कि अगर हम अपनी हिस्ट्री उठा के देखें तो हमारा जो देश है वो संसाधन संपन्न ही रहा था। लेकिन जैसे विदेशी आक्रमण और हुए, ठीक है, और ये जो ना विदेशी आक्रमण उन्होंने क्यों किए थे, उन्होंने वो इसलिए किए थे क्योंकि हमारे देश के पास क्या थे, बहुत सारे संसाधन थे तो इसलिए विदेशी आक्रमण हमारे ओर आकर्षित हुए थे। ठीक है, तो जब आकर्षित हुए तो उनके पास जो है ना बहुत ही बेहतर प्रौद्योगिकी थी, तो उन्होंने अपने प्रौद्योगिकी का यूज़ करके हमारे देश का शोषण किया था। ठीक है, ये लाइन आ सकती है आपके एग्जाम में कि संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकता है जब वहाँ पे उपयुक्त प्रौद्योगिक विकास और संस्थागत परिवर्तन किया जाए। ठीक है, तो याद रखना डीएसएसबी एग्जाम ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संसाधन किसी भी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वह वहाँ पर क्या हो, उपयुक्त विकास हो, उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाए। ठीक है, संसाधनों का संरक्षण में हमें संसाधनों का संरक्षण भी ज़रूरी है क्योंकि हमें संसाधनों के बिना तो हमारा जीवन निरर्थक रहेगा। ठीक है, तो गांधी जी का एक कोटेशन याद रखना कि गांधी जी कहते हैं कि हमारे पास हर प्रकार की वस्तुएं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। ठीक है, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, इस कोटेशन को याद रखना है। किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने क्या कहा था कि हमारे हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसकी लालच की प्रवृत्ति है उसको संतुष्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, साथ में ये कुछ सम्मेलन वगैरह हुए थे, ये याद रखना। ये इनकी पुस्तक है सुमशेर की। ठीक है, तो इनकी पुस्तक थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, उन्होंने किसके विचारधारा को किसके दर्शन को दोबारा से बताया था अपनी बुक में। तो वो थे कि सुमेशर की बुक थी स्मॉल एंड ब्यूटीफुल में उनके विषय जो भी इस विषय पर उन्होंने गांधी जी के दर्शन को दोबारा से पुनरावृत्ति की थी। ठीक है, क्लब ऑफ रोम कब हुआ था, 1968 में। ठीक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत कब की गई थी, 1968 में। और वो क्या था, क्लब ऑफ रोम में। ठीक है, 1974 में एक बुक पब्लिश हुई थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। वो किसकी बुक थी, आपके सुमे सर की। ठीक है, फिर ब्रुकलैंड आयोग रिपोर्ट एक तरह से कब हुई थी, वो हुई थी 1987 में। ठीक है, इसका वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण इसमें मूलाधिकार योगदान था। तो ब्रुकलैंड आयोग रिपोर्ट याद रखना 1987 में। ठीक है, और इसे सतत पोषी विकास की संकल्पना भी, कॉन्सेप्ट भी इसी में एक तरह से प्रस्तुत किया गया था। रोम ऑफ क्लब 1968 में, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल 1974 में, ब्रुकलैंड आयोग रिपोर्ट 1987 में। ठीक है, फिर है आपका भू संसाधन यानी कि हमारी पृथ्वी, हमारी धरती। ठीक है, पृथ्वी ने धरती जिस पे आप रहते हो, तो पृथ्वी जो है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन क्या है, भूमि भी क्या है, एक सीमित संसाधन है, याद रखना। ठीक है, अब अगर हम भारत के विभिन्न जो भू आकृति हैं उनके बारे में पता करें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप पूछ लिया जाएगा स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग है। ठीक है, उस तरह से तो याद रखना कि अगर आपसे मैदान का प्रतिशत पूछ लिया जाए तो वह 43% है, भू क्षेत्र मैदान है। पर्वत का भू क्षेत्र का प्रतिशत पूछ लिया जाए तो वो तो 30 है। ठीक है, और पठारी क्षेत्र का प्रतिशत पूछ लिया जाता है तो 27 है। तो भू आकृतियों में मैदान का 43, पर्वत का 30 और पठारी हिस्से का कितना है, 27। ठीक है, याद रहेगा, मैदान का 43, पर्वत का 30
और पठारी क्षेत्र का 27। ठीक है, ये आपको दे रखे हैं कि भू उपयोग हम किस लिए करते हैं। सीधी सी बात है, वन के लिए करेंगे। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कौन सी होती है? ठीक है, बंजर और गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि। ठीक है, तीसरी है आपका प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग भूमि, यानी कि जिसका हम कृषि के लिए यूज़ नहीं करते। जैसे आपके जो चारागाह भूमि होती है, अन्य गोचर भूमि होती है। ठीक है, प्रति भूमि कौन सी होती है? प्रति भूमि वर्तमान प्रति, यानी कि जहाँ एक कृषि या एक कृषि जो है ना वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो, वो है आपकी प्रति भूमि। ठीक है, फिर आपका शुद्ध शुद्ध यानी कि निवाल बोया गया क्षेत्र। तो एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, फिर है आपका भू भारत में भू उपयोग प्रारूप। क्षेत्रफल आपको पता है भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 है। और लेकिन हम जो है ना इसके सिर्फ 93% पे ही भू उपयोग का आंकड़े उपलब्ध हैं, और बाकी के इतने उपलब्ध हमारे पास नहीं है। ठीक है, जो जितनी भी आपकी जो स्थायी चारागाह है वो बहुत उनकी भूमि में कमी आई है, क्योंकि हमने ज़्यादातर भूमि को कृषि क्षेत्र में बदल दिया है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना कि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। ठीक है, जैसे आपके पंजाब और हरियाणा का पूछा जाएगा तो उस पर 80% भूमि पर खेती की जाती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सिर्फ 10% ही कृषि 10% भूमि पर ही कृषि की जाती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन नीति याद रखना कब आई थी? 1952 में आई थी। इसके अंतर्गत जो है बोला गया कि वन के अंतर्गत निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र ही वांछित होगा। ठीक है, भूप्रयोग का एक भाग हमें बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई भूमि है। ठीक है, भूप्रयोग का एक भाग जो है वो बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि भूमि कहलाता है। ठीक है, बंजर भूमि में क्या कौन सी आएंगे? आपकी पहाड़ी, चट्टानी, सूखी मरुस्थलीय भूमि शामिल होंगे। और गैर कृषि योजना में लगाई गई भूमि में कौन सी शामिल होंगी? आपकी बस्तियाँ, सड़कें, रेलवे लाइन, उद्योग इत्यादि। ये पूछा जा सकता है आपका कि गैर कृषि क्षेत्र में कौन सी आएंगी और बंजर भूमि में कौन सी भूमि आएगी। ठीक है, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण करना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी भूमि की हालत हो रही है उसको हमें सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना कि इस समय भारत की जो है 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है, यानी कि वो उसका निम्नीकरण हो रहा है, उनमें जो पोषक तत्व है उसमें कमी आ रही है। तो 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आती है, जिसमें 56% जल जो है वो जो ऐसे 56% जो क्षेत्र है वो जल अपर्दित हैं, और शेष जो है लवणीय और क्षारीय हैं। जल अपर्दित यानी कि भूमि से उनका क्षरण होता है। ठीक है, तो ये इतना याद रखना। कल हम कल क्या नहीं, अभी कर लेती हूँ फिलहाल फटाफट से आपका जो भूमि निम्नीकरण और समस्या को सुलझाना तो पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। तो हमें ये देखो कि ये राज्य दे रखे हैं, इन राज्यों में क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहली चीज़ जो है आपने देखोगे जो भी हम खनन करते हैं, ठीक है, खनन करने के कारण क्या होता है, हमारे भूमि निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। कहाँ कहाँ पर? आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। गुजरात, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंतर्गत क्या हो रहा है? पशुचारण हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? भूमि निम्नीकरण हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सिंचाई से भूमि निम्नीकरण की समस्या पैदा हो रही है। ठीक है, और बहुत सारे हमें इससे क्या हो रहा है, जब मृदा में लवणीकरण हो रहा है। ठीक है, और क्षारीयता बढ़ रही है। हम जो भी हमारी खनिज प्रक्रिया जैसे सीमेंट या चूना पत्थर को पीसना, मृदा बर्तन प्रयोग करना, इससे क्या हो रहा है, वायुमंडल में धूल विसर्जित हो रही है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे जो इसकी परत होती है, ठीक है, इन धूल की वो ज़मीन पर जमा हो जाती है, और जिससे मृदा की जल की सोखने की जो प्रक्रिया होती है वो अवरुद्ध होती है, रुक जाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, भूमि निम्नीकरण पैदा होता है। तो हमें भूमि निम्नीकरण इसकी समस्या को सुलझाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन करना पड़ेगा। ठीक है, पेड़ों की रक्षक मेलक, शेल्टर बेल्ट,
पशु चारा नियंत्रण, रेतीले रेतीले टीलों का कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से हम भूमि कटाव की रोकथाम की जा सकती है। बंजर भूमि की जो भी बंजर भूमि है उसका उचित प्रयोग करें, प्रबंधन करें। जो खनन हो रहा है उसका नियंत्रण करें, और औद्योगिक जल का परिक्षण जो हो रहा है, जो औद्योगिक जल जो फैक्ट्री से जल आ रहा है उसका हम परीक्षण करें। ठीक है, उसके पश्चात उसका विसर्जन करके जल और भूमि प्रदूषण को हम कम किया जा सकता है। तो याद रखना कि ये पेड़ों की रक्षक मेल या पशु चारा नियंत्रण या रेतीले टीलों का कांटेदार रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ी लगाकर स्थिर बनाने की क्रिया, वो किस में किसको मतलब क्या कर रोकने से एक तरह से किस रोकथाम के लिए उपयोग किया जाएगा, तो भूमि कटाव। ठीक है, जिससे भूमि कटाव नहीं होगा। ठीक है, अब है मृदा संसाधन, मृदा संरक्षण। ठीक है, अब ये देखो मृदा संरक्षण में मृदा जो है ना नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन। तो याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है कि मृदा किस प्रकार का संसाधन है। तो मृदा यानी कि मिट्टी जो है वो कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, और सीधी सी बात है जो हमारे यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। तो मृदा क्या है, एक जीवन तंत्र है और नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, और इसको बनने में बहुत ही समय लगता है, लाखों वर्षों का समय लगता है। तो ये याद रखना कि कारक याद रखना कि मृदा जब बनती है, उसकी जब मृदा बनने की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से कारक जो है ना वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मुख्य कारक कौन कौन से आपके, एक है आपका उच्चवच, जनक शैल, जनक शैल को हम समस्तर शैल भी कहते हैं, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव जो भी जैव पदार्थ होते हैं, और समय। ठीक है, उच्चवच, जनक शैल अथवा समस्तर शैलें जो होती हैं, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ और समय जो है मुख्य कारक है। ठीक है, प्रकृति के बहुत सारे तत्व हैं जो मृदा को बनने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की धारा, पवन हिमनदी और अपघटन की प्रक्रियाएं। ठीक है, तो याद रखना प्रकृति में पूछे जाए कि प्रकृति तत्व कौन कौन से हैं जिससे मृदा बनने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, वो है आपका परिवर्तन, जो परिवर्तन बदलता है, सब तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन हिमनदी और अपघटन की क्रिया। ठीक है, और ये मुख्य कारक थे आपको जो मृदा बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वो है आपका उच्चवच, जनक शैल ये अथवा समस्तर शैलें, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय। ठीक है, अब ये बोला गया है कि जो मृदा जो होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मृदा कितने कितने प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं और वो कौन कौन से। तो याद रखना कि मृदा जो है ना वो दो पदार्थों से बनी हुई है, वो है जैव यानी कि ह्यूमस और अजैव। ठीक है, जैव अजैव दोनों दोनों पदार्थों से मिलकर क्या बनी है, आपकी मृदा बनी है। ठीक है, अब मृदा की बनने की जो क्रिया है उसको निर्धारित कर जो बनने की क्रिया है, ठीक है, उसको निर्धारित जितने भी तत्व करते हैं, जैसे रंग, गहराई या गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर मृदाओं को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, तो भारत में आप देखो ये मानचित्र आप देख सकते हो। ठीक है, ये हर क्षेत्र में इतने प्रकार के आपको मृदा देखने को मिलेगी। जैसे पवन और पर्वतीय वन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के एरिया में। यहाँ पे आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का एरिया में। ठीक है, जलोढ़ मृदा आपको देखने को मिलेगी। देखो बेटा ये पूरा जलोढ़ मृदा, ये वाला हिस्सा, ये ब्लू ब्लू वन। ठीक है, आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, आपका असम वाला एरिया, कुछ मेघालय और आपका अरुणाचल प्रदेश, और कुछ तटीय मैदान जो है ना आपके उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा वाला एरिया, उड़ीसा वाला एरिया, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु के कुछ हिस्से। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो गुजरात का कुछ हिस्सा। ठीक है, फिर है आपकी लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा आप ये देखो। ठीक है, लाल और पीली मृदा आपका झारखंड वाला एरिया, छत्तीसगढ़, कुछ मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, उड़ीसा का कुछ एरिया, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला। ठीक है, और आपको यहाँ पर कर्नाटक, केरला, बम्बई का कुछ हिस्सा है।
ठीक है। और इस तरह से आप देखो काली मिट्टी भी आपको महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, ठीक है, और आपका ये आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सा, और यहाँ पर आपका गुजरात के जैसे देखिए यहाँ पर आपको कौन सी दिखेगी, काली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में आपको थोड़ी थोड़ी जगह मिलेगी, जैसे आपको ये आपका कर्नाटक वाला हिस्सा, सॉरी आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा, ठीक है, तमिलनाडु वाला, ठीक है, इस तरह से। और आपका ये मेघालय वाला हिस्सा, तो ये आपको यहाँ पे कौन सी दिखेगी, लेटराइट मृदा, ठीक है। लेटराइट मृदा आपको केरल में भी देखने को मिलेगी, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु के हिस्से में, ठीक है। सूक्ष्म में सूक्ष्म आपको कहाँ मिलेगी, आपका राजस्थान में, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम जल्दी से हम डिटेल में पढ़ते हैं कि जलोढ़ मृदा कहाँ बनी है, आपके उत्तरी, पूरा जो उत्तरी मैदान है वो किससे बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। अब जलोढ़ मृदा को बनने में 3 महत्वपूर्ण नदियाँ बहुत योगदान देती है, वो आपकी गंगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। जो भी ये तीनों नदियाँ अपने साथ अवसाद लेके आती है, निष्कासन लेकर आती है, उससे क्या बनती है, आपकी जलोढ़ मृदा बनती है, ठीक है। अब ये जो ये बता रखा है कि कहाँ कहाँ फैलेगी, मैप में तो मैंने आपको दिखा दे, फिर आप देख लो कि एक संकरा गलियारा बनता है, तो राजस्थान से गुजरात तक फैली हुई है, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदानों में जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ, जितनी भी नदियाँ जो डेल्टा बनाती हैं वो जलोढ़ मृदा से बनी हुई है, ठीक है। अब ये जलोढ़ मृदा जो है ना, अपने साथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं इनके साथ में, तो ये याद रखना कि जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका, जो मृतिका होती है उसके विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, ठीक है। जब ये नदियाँ मुहाने से घाटी के ऊपर चली जाती हैं, जब ये नदियाँ जब जब हम जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो याद रखना, जब नदी घाटी के ऊपरी भाग में, ठीक है, कैसे कण होते हैं, इसके मोटे कण होते हैं, और इसी वजह से ऐसे मृदा पर्वतों की तलहटी पर बने मैदान जैसे द्वार यानी कि हरिद्वार, चो क्षेत्र या तराई आम क्षेत्र और तराई क्षेत्रों में आपको देखने को मिलते, तो मोटे करने वाली मृदा जो आपकी नदी घाटी के ऊपरी भाग में देखने को मिलती है, ठीक है। हम कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं को पहचान उनकी आयु से भी करते हैं, ठीक है। तो जलोढ़ 2 प्रकार की, आपके पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़। जो पुराना जलोढ़ है ना कि बांगर, बी फॉर याद रखना, और के खा यानी कि KH से याद रखना, नया, बी पुराना हो गया और KH जो है नया है, ठीक है। तो पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़। तो बांगर जो है ना कि जो पुराना जलोढ़ है वो कंकड़ है, कंकड़ बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, उनकी मृदा कंकड़ जैसी है, ठीक है। और जो आपके अब जो खादर है उसमें महीन कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जलोढ़ मृदा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन से पोषक तत्व हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या क्या होता है, जलोढ़ मृदा में पोटाश, फास्फोरम और चूना युक्त होती है। 3 चीज़ें इसमें होती हैं, पोटाश, फास्फोरस और चूना, ठीक है। चूना, फास्फोरस, पोटाश, फास्फोरस और चूना, 3 चीज़ें होंगी, पोटाश, फास्फोरस और चूना, ठीक है। ये आपको सीधी सी बात है, जलोढ़ मृदा है, अपने उत्तरी मैदान है तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और वहाँ पे कृषि ज़्यादा की जाती है, और यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो मृदाएं हैं वो ज़्यादातर कई बार क्षारीय या लवणता का शिकार हो रही है, ठीक है। फिर आपकी काली मृदा मैंने आपको दिखा दी थी मैप में, ठीक है। काली मृदा जो है इसको रेगर भी कहा जाता है क्योंकि इसका रंग क्या होता है, काला रंग होता है, और इसे हम काली कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस मृदा में कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा ये उपयुक्त होती है, इसलिए हमें काले कपास मृदा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब ये माना जाता है कि जलवायु तथा जनक शैलों ने काली मृदा को बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो याद रखना, काली मृदा को बनने में महत्वपूर्ण योगदान किन्होंने दिया, जलवायु और जनक शैलों ने। नहीं दिखा, देखो यहाँ पर देखिए, काली मृदा को बनने में 2 चीज़ों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो है एक है जलवायु, दूसरा है जनक शैल। अब ये जो ये मृदा है यानी कि कौन सी मृदा, काली मृदा कहाँ पाई जाती है, आपके दक्षिण पठार यानी कि बेसल्ट क्षेत्रों के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है। और याद रखना है, काली मृदा किससे बनी हुई है, लार्वा जनक शैलों से बनी हुई है, जो आपको ये क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार क्षेत्रों में आपको, साथ साथ गोदावरी, कृष्णा नदी की घाटियों तक फैली हुई मिली है। कौन सी मिट्टी, काली मृदा, यह है काली मृदा, ठीक है। काली मृदा बहुत महीन कण होते हैं, इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके अलावा काली मृदा में क्या चीज़ें होंगी, इसमें 4 चीज़ें याद रखना, ठीक है।
आपके मृदा जलोढ़ मृदा में 3 चीज़ें थी, पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त, ठीक है। लेकिन जो आपकी काली मृदा है उसमें क्या है, मैग्नीशियम है, पोटाश और चूना है, ठीक है। मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बाइड भी है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूना, ठीक है। इसमें फास्फोरस की कमी होती है, किस किस मृदा में फास्फोरस की कमी होती है, काली मृदा में। और काली मृदा में कौन से पोषक तत्व है आपके, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूना, ठीक है। और साथ साथ ये जो है ना, गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में बहुत गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिसमें जिसमें इनमें अच्छी तरह से वायु मिश्रण हो जाता है। लेकिन जब ये मृदा काली हो जाती है तो ये मृदा कैसी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, और इसे जोतना, यानी कि यहाँ पर कृषि करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो जुताई होती है वो मानसून प्रारंभ करने से पहले ही शुरू कर दी जाती है। फिर आपकी लाल और पीली मृदा, ठीक है। लाल और पीली मृदा आपको कहाँ देखने को मिलती है, दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आपको देखने को मिलती है। और ये जो इनका जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई। रवेदार आग्नेय चट्टानों पर जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर आपको लाल पीली मृदा देखने को मिलती है। जैसे आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा का मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर, पश्चिमी घाट के पहाड़ी मैदानों पर लाल पीली मृदा देखने को मिलती है। इन इन मृदाओं का लाल रंग क्यों हुआ है, लाल रंग इसलिए हुआ है क्योंकि ये रवेदार आग्नेय रूपांतरित चट्टानों में ये पाई जाती हैं, ठीक है। और साथ साथ हाँ, लाल क्यों हुआ है, दोबारा से देख लो कि इस मिट्टी का लाल रंग इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पर रवेदार आग्नेय रूपांतरित चट्टानों में किसकी मात्रा है, लौह धातु, लौह धातु के प्रसारण के कारण इनका रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। लौह धातु होता है किसमें, इन मृदाओं में, इसकी वजह से इनका रंग कैसा है, लाल है। और इनका पीला रंग क्यों पड़ जाता है, क्योंकि इनमें जल संयोजन के कारण, यानी कि जल को वो अपने अंदर सोख लेती है, ठीक है। फिर आपके लेटराइट मृदा, लेटराइट ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट, ईंट की तरह ठोस, ठीक है। तो ये लेटराइट मृदा जो है ना, इसका निर्माण 2 क्षेत्रों में होता है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आर्द्र तथा शुष्क ऋतु को एक के बाद एक आने के कारण, यानी कि पहले आर्द्र ऋतु आए, फिर शुष्क ऋतु आई, फिर आर्द्र ऋतु आई, फिर शुष्क ऋतु आई, तो इसके कारण वहाँ की मृदा जो है ना वो लेटराइट मृदा में क्या होता है, पहले आर्द्र मौसम वाला है, नमी वाला मौसम आया, फिर शुष्क वाला आ गया, फिर आर्द्र वाला है, फिर शुष्क वाला आया। तो इसके कारण क्या हुआ कि वहाँ की मृदा किस में बदल गई, लेटराइट मृदा में बदल गई। और साथ साथ यहाँ पर भारी वर्षा जब आ जाती है इस क्षेत्र में, तो वहीं इस मृदा में लिचिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लिचिंग किस मृदा में होता है, लेटराइट मृदा में होता है, ठीक है, भारी वर्षा के कारण। और यहाँ पर इसमें पूछा जाता है कि लेटराइट मृदा अधिकतर कैसी होती है, गहरी होती है और अम्लीय होती है। अम्लीय मान कितना होता है, पीएच स्मॉलर देन 6.0, ठीक है। इसमें जो है ना, किस मृदा में पोषक पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है, वो होती है लेटराइट मृदा में। और लेटराइट मृदा कहाँ देखने को मिलती है आपको, उड़ीसा, दक्षिण राज्यों में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। जहाँ ये बताया गया कि लेटराइट मृदा अगर जहाँ है उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर पर्णपाती वन और आपके सदाबहार वन मिलते हैं, तो वहाँ पर उन इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा देखने को मिलती है। लेकिन जहाँ पर अगर ये मृदा पाई जाएगी वहाँ पर अगर विरल वनस्पति और आर्द्र शुष्क पर्यावरण में इसकी हमें देखने को मिलती है, तो इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है। याद रहेगा, जो लेटराइट मृदा है अगर वो पर्णपाती वन और सदाबहार वन में मिल रही है तो उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाएगी। लेकिन अगर लेटराइट मृदा, यही मृदा अगर विरल वनस्पति, जहाँ पर वनस्पति कम है और आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह मृदा संरक्षणों की उचित तकनीकों को अपनाकर हमने बहुत सारे क्षेत्रों में इस लेटराइट मृदा में भी कृषि की है। तो इन मृदाओं में, जैसे इन मृदाओं में कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु में हमने चाय या कॉफ़ी उगाई है, ठीक है। हमने क्या किया है, इन मृदाओं पर उचित तकनीक का प्रयोग करके तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में इन यानी कि लेटराइट मृदा पर हमने चाय और कॉफ़ी उगाई। साथ साथ जो लेटराइट मृदा होती है काजू की फसल के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। और काजू की फसल कहाँ कहाँ पैदा की जाती है आपकी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में, ठीक है। लाल लेटराइट मृदा में जो काजू की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मरुस्थलीय मृदा
मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? लाल और भूरा होता है। ठीक है, जो मरुस्थलीय मृदा होती है वो कैसी होती है? रेतीली और लवणीय होती है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपकी मरुस्थलीय मृदा में नमक की मात्रा इतनी इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पित करके खाने का नमक बनाया जाता है। ठीक है, शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर क्या होती है? यहाँ पर अधिक होती है, जिससे इन मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, मरुस्थलीय मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा क्यों कम हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? शुष्क जलवायु है उच्च तापमान के कारण। ठीक है, अब मृदाओं की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है? इन मृदाओं में जल अंतःस्पंदन जो इनफिल्ट्रेशन जो होता है वो रुक जाता है। ठीक है, लेकिन हमने जो आपका पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर सही तरीके से इस मृदा को प्रयोग करके कृषि योग्य बनाया गया है। ठीक है, आपकी फिर है आपकी वन मृदा आपको कहाँ देखने को मिलेगी? पहाड़ी और पर्वत क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। पर्याप्त वर्षा में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इन मृदाओं का गठन जो है पर्वीय जो पर्वतीय पर्यावरण होता है उसके अनुसार क्या हो जाता है? बदलता रहता है। जैसे नदी घाटियों में ये मृदा दोमट और सिल्तदार होती हैं। ऊपरी ढालों में इनका गठन जो है मोटे कणों के रूप में होता है। वहाँ जो हिमालय के या हिम आच्छादित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इन मृदाओं का अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो अधिक सिलिका यानी कि एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती है। और जो नदी घाटों के जो निचले हिस्से होते हैं जैसे नदी सोपान या जलोढ़ पंख, वहाँ पे ये मृदा कैसे होती हैं? उपजाऊ होती हैं। ठीक है, तो वन मृदा ऊपर वाले भागों में नदी घाटियों में दोमट और सिल्तदार होंगी। ऊपरी ढालों में इनके कणों का गठन कैसा होगा? मोटे कण होंगे। हिमालय के हिम आच्छादित क्षेत्रों में मृदाओं का बहुत ज़्यादा अपरदन होगा नदियों के द्वारा। ठीक है, और नदी घाटियों के जो निचले क्षेत्र हैं या जैसे कि आपकी नदी सोपान या जलोढ़ पंख, वहाँ पर ये मृदा कैसे होती हैं? उपजाऊ होती है। अब है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा के कटाव और उसके बहाव की क्रिया को। मृदा जब कट गई और उसका वो बह गई तो उस क्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, याद रखना मृदा अपरदन कई चीज़ों से, जैसे आपका पवन से हो जाएगा, हिमनदी से हो जाएगा, ठीक है, जल से हो जाएगा, इससे मृदा अपरदन हो जाता है। ठीक है, अब बहता हुआ जल अगर मृतिका युक्त निर्मदाओं को काटते हुए गहरी वाहिका बनाता है। जब जल बह रहा है, ठीक है, और वो मिट्टी को जहाँ पर वो जैसे मिट्टी हो रही है, ठीक है, मिट्टी साथ साथ उसके तट पर है, तो वो क्या करेगा? जल उसको बहा ले जाएगा और वहाँ पर गहरी वाहिया सी बना देगा, जिसे हम कहते हैं अवनालिका कहते हैं। फिर है पैडलैंड। पैडलैंड हम किसे कहते हैं? ऐसे ही भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती, इसे हम बैडलैंड कहते हैं। और ऐसे ही बैडलैंड भूमि को हम चंबल बेसिन में रविन कहते हैं। याद रहेगा। ठीक है, जो बैड भूमि है उसको हम चंबल बेसिन में, ऐसे ही खड्डे को हम रैविन भूमि कहते हैं। ठीक है, चादर अपरदन भी होता है। चादर अपरदन में क्या होता है कि जल जो है ना विस्तृत क्षेत्र को अपने साथ जैसे ढाल की और अपने साथ बहता ले जाता है, और जिससे क्या होता है कि उस क्षेत्र की जो ऊपरी ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र की जो ऊपरी मृदा होती है वो जल में घुल जाती है और बहकर उसके साथ चली जाती है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। जैसे मैदान या ढालू क्षेत्रों में मृदा अपने साथ उड़ा ले जाती है मृदा को। ठीक है, ऐसी प्रक्रियाओं को पवन अपरदन कहते हैं। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। ठीक है, जैसे गलत तरीके से हल चलाना, ठीक है, उस तरह से। फिर है ढाल वाली भूमि पर। अब ये जो मृदा हम कृषि के द्वारा जो हम मृदा अपरदन कर रहे हैं उसको हम कैसे रोक सकते हैं? उसको हम रोक सकते हैं काउंटर पुलिंग के द्वारा। ठीक है, समुच्चय जुताई के द्वारा हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि जो पर्वत क्षेत्र होते हैं जैसे देहरादून या फिर उस वाले एरिया में हम क्या करते हैं, जो पर्वत है, ठीक है, उन पर हम सीढ़ीदार खेती करते हैं। तो उस तरह से हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ठीक है, सोपान कृषि का हम यूज़ कर सकते हैं, सोपान बना सकते हैं। साथ साथ हम पट्टी कृषि का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि खेतों में क्या होता है, नीचे आप
जो आप बीज बोते हो और साथ में आप एक पट्टी सी बनाते चले जाते हो। इस पट्टी बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि जो पवन द्वारा जनित बलों को ये क्या कर देती है, कमज़ोर कर देती है। साथ साथ हम कई बार देखा होगा कि जो खेत होते हैं उसके आसपास आप रक्षक बेल्ट यानी कि शेल्ट बेल्ट लगा सकते हो, जिससे क्या होगा पवनों की गति को क्या कर देगा, कम कर देगा और इससे क्या होगा, मृदा अपरदन कम से कम होगा। तो ये था आपका चैप्टर, आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसमें मैंने आपको मृदा के बारे में बताया। मृदा के जितने भी प्रकार थे वो कर लेना, और ये मृदा के में जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे और पुराना जलोढ़ किसे कहते हैं, नया जलोढ़ कौन सा होता है। जलोढ़ मृदा में पोटाश फास्फोरस और चूना युक्त होती है, ठीक है। साथ साथ आप काली मृदा का याद रखना, काली मृदा में क्या चीज़ें होती है, क्या चीज़ें नहीं होती। इसमें फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है, और काली मृदा जो है ना वो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने की मात्रा होती है, ठीक है, होती है। इस तरह से आप ये फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पर ये द एंड होता है। तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।